नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर सिंह दी हेल्पिंग हैंड्स पर। आज हम एंशंट हिस्ट्री के लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। आज से मैं इतिहास की सीरीज़ भी शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे बहुत सारी चीज़ों को कैटेगराइज किया गया था, बीसी और एडी का क्या रेलेवेंस है, इस बारे में भी बात करेंगे। और सबसे पहले इतिहास की शुरुआत करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड से। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। कई लोग होते हैं जो हिस्ट्री को पढ़कर बोर हो जाते हैं या जिनको पसंद नहीं है हिस्ट्री, या ऐसा कुछ कहते हैं कि हमें तो इतिहास पढ़ना पसंद ही नहीं है। इतिहास पढ़ा क्यों जाता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इतिहास पढ़ा जाता है दोस्तों ताकि हम अपने पुरानी जीवन में हुई गलतियों को सुधार सकें। अब जीवन से मेरा मतलब या पास्ट से, हमारे पूर्वजों से जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए हमें इतिहास या हमारे पास्ट के बारे में जानना ज़रूरी होता है। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये हमें ऑब्जर्व करने में मदद करती है सोसाइटी को और लोगों को कि वो कैसे बिहेव करते थे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अपनी बात समझाता हूँ। लेट अस सपोज हमें एक वॉर को इवेल्युएट करना है। मान लेते हैं कोई नेशन अभी पीस पर है, लेकिन अगर उसके पुराने इतिहास को देखें, हम उसके पुराने इवेंट्स को देखें, तो हमें हिस्ट्री जो है वो एक ऐसा डेटा प्रोवाइड करती है जिससे हम कुछ सीख सकें और नए कानून ऐसे बना सकें जिससे समाज जो है वो बेहतर हो सके। या फिर कुछ ऐसी थ्योरी हमें समझ में आती हैं जो सोसाइटी का निर्माण करने में बहुत ही की एस्पेक्ट साबित हो सकती हैं। अब दो टर्म्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी दोस्तों, बीसी और एडी। बहुत सारे लोग बीसी और एडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बीसी और एडी दोस्तों हम इतिहास के तारीखों को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात, जो बीसी है इसका अर्थ होता है दोस्तों, जो बीसी होता है इसका अर्थ होता है बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड एडी का अर्थ होता है अन्नो डोमिनी। कई लोग जो कंफ्यूज रहते हैं वो एडी को आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट पढ़ लेते हैं या ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन एक लैटिन वर्ड है अन्नो डोमिनी जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जब इतिहास लिखा गया, रिकॉर्ड करना शुरू हुआ, कहीं पर उसको लिखकर प्रिजर्व करना शुरू किया गया दोस्तों, तभी का इतिहास हमें मालूम है। उससे पहले तो लोग कहानियाँ सुनाते थे, कहानियाँ याद की जाती थी, उसके बाद तक ऐसे इतिहास चलता था। लेकिन जब कहानी सुनाने वाले लोग उपलब्ध हुए तो इतिहास चालू हो गया। तो सबसे पहले आपको ऐसे समझना है कि बीसी और एडी एक तरीके का टाइमलाइन है। तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ रेफरेंस चुन लिया है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ रेफरेंस चुन लिया है जो जिसका इस्तेमाल करके हम उससे पहले वाले इवेंट को कैटेगराइज कर सकें और उसके उस रेफरेंस पॉइंट के बाद वाले इवेंट्स को कैटेगराइज कर सकें। तो इसीलिए ये जो बीसी होता है इसे कहते हैं बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मान लेते हैं जीसस क्राइस्ट का जन्म इस पॉइंट पर हुआ है, तो जीसस क्राइस्ट से होने वाले पहले जो इवेंट होंगे वो सारे बीसी में लिखे जाएंगे। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद जितने भी इवेंट होंगे वो सारे के सारे एडी में लिखे जाएंगे। बीसी का एक और शब्द है जो कुछ हमारे धरती पर ही कुछ प्राणी हैं जैसे ज्यूज हैं, वो जीसस क्राइस्ट का नाम नहीं लेना चाहते, तो वो बीसी को बिफोर कॉमन एरा भी बोल देते हैं। यानी कि बीसी और बिफोर कॉमन एरा एक ही चीज़ होती है दोस्तों। इसी प्रकार अन्नो डोमिनी और सीई बोले तो करंट एरा एक ही चीज़ होती है। अन्नो डोमिनी का मतलब क्या है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को लॉर्ड माना गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिश्चियंस को क्यों शामिल किया गया है, क्रिश्चियंस ने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि एक पोप थे, पोप पैडोनियस, उन्होंने इसकी सबसे पहले रचना की थी बीसी और एडी हिस्ट्री की। अब बात करते हैं दोस्तों प्री हिस्टोरिक पीरियड की। हमारा जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है दोस्तों, उसका इतिहास हमें लगभग, हम एक रफली एस्टिमेट ले सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि 20 लाख बीसी से 3500 से 2500 बीसी तक ये रहा होगा। जब, और ये 2500 बीसी क्या है, जब पहली सिविलाइजेशन बनने लगी थी। ये सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता, जब पहली सभ्यता शेप लेने लगी थी, यहाँ तक का इतिहास हम प्री हिस्टोरिक मानते हैं। यानी कि जब 20 लाख साल जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 20 लाख साल पहले और जीसस क्राइस्ट के
पैदा होने के तकरीबन 2500 साल पहले तक का इतिहास जो है, उसी इतिहास को प्री हिस्टोरिक पीरियड हम कहते हैं। जब पहला मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जब उसने कदम रखा होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, उसके जो ट्रेसेस हमें मिलते हैं वो तकरीबन मिलते हैं 50,000 बीसी से 40,000 बीसी के आसपास, और धीरे धीरे वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गए, सब कॉन्टिनेंट में फैल गए और प्रायद्वीपीय भारत में भी फैल गए। पेनिनसुलर इंडिया आपको पता ही होगा, तीन तरफ जहां पर पानी हो, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो जिसके तीन तरफ पानी हो कि यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर इंडियन ओशन है, इसी भारत को पेनिनसुलर इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों। अब ये लोग एक तरीके से कॉन्टिन्यूसली इंसेसेंटली आते गए, और जब इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट जा रहे हैं तो हम भी क्यों पीछे रहें, तो ये भी माइग्रेशन में आते गए, माइग्रेट करते रहे, और कहाँ से करते रहे, आज का जो प्रेजेंट है ईरान है, यहाँ से लोग भारत में दाखिल होते रहे। अब ये जो शुरुआती लोग आए थे इनको हम प्रिमिटिव पीपल कहेंगे दोस्तों, जो कि ग्रुप्स में या अपने कुछ परिवारों के साथ मूव करते थे, और ये बेसिकली हंटिंग और गैदरिंग पर ही निर्भर रहते थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद दोस्तों समय आता है स्टोन एज का। स्टोन एज के पीरियड्स को हम पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, तीन कैटेगरी में बांटकर पढ़ेंगे। तो उस समय का इंसान पैलियोलिथिक, ये सबसे पहली एज है, सबसे पुरानी एज है, यहाँ पर सबसे पहले स्टोन टूल जो थे वो इन्वेंट हुए थे। फिर मेसोलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पर मिडल एज है जो कि पैलियोलिथिक एज के बाद आएगी। यहाँ पर टूल्स और बेहतर होते गए, यहाँ पर तीर और कमान का इस्तेमाल भी होने लगा, शिकार होने लगा, किसका, हंट, डियर का हंट करने के लिए। और नियोलिथिक पीरियड जो है ये न्यू एज है जहाँ पर फार्मिंग शुरू होगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक करके इन सभी टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का शुरुआत का कोई समय अभी तक हमें इतिहास में मालूम नहीं है, लेकिन ये एस्टिमेट किया जाता है कि ये 8000 बीसी तक रहा होगा। तो जो ह्यूमन बींग्स थे दोस्तों, यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स थे ये पैलियोलिथिक एज में रहते थे, और ये असेंशियली कौन थे, फूड गैदरर्स थे, खाद्य संग्राहक थे, और ये पूरी तरीके से शिकार करके खाना जमा करने पर ही निर्भर रहते थे। तो जो सबसे पहले भारत में हमें ट्रेसिस मिले हैं इंसानों के, वो कहाँ मिले हैं, बोरी महाराष्ट्र में। बोरी एक जगह है महाराष्ट्र में, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी के आसपास। ये अर्ली ह्यूमंस का घर था दोस्तों। यहां पर सबसे पहले इंसान होने के हमें प्रमाण मिले हैं। अब प्रमाण मिले हैं, कैसे मिले हैं, यहां पर दो कंकाल मिले थे दोस्तों, एक फीमेल कंकाल और एक मेल कंकाल। फीमेल कंकाल का नाम था, आप लिख सकते हैं, रमापेथेकस, और मेल का था शिवापेथेकस। ये बोरी महाराष्ट्र में दो कंकाल मिले थे। यहां से हम कह सकते हैं कि शुरुआती के जो इंसान रहे होंगे, जो प्रिमिटिव इंसान रहे होंगे, वो महाराष्ट्र बोरी में रहे होंगे। अब यहाँ पर जो हंटिंग की कला थी और जो जानवरों को पाला जाता था, अब याद रखना यहाँ पर जो लोग थे वो मुख्यतः शिकार करते थे, वो मांस खाते थे बिना पका हुआ। तो यहाँ पर ये जानवर रखने लग गए। अब रखने लगे तो अब रोज़ाना एक जानवर चाहिए इनको मार के खाने के लिए, तो एक दो जानवर से तो काम चलेगा नहीं, 20-25 जानवर ये अपने साथ रखते थे। और धीरे, पहले ये अकेले रखते थे, उसके बाद इन्होंने ग्रुप्स में रखना शुरू कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने जानवर को मारने के लिए और उसका मांस फाड़ने के लिए स्टोन के वेपन्स और टूल्स बनाए। शुरुआत में इनके जो वेपन्स होते थे, जो टूल्स होते थे, वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, मतलब इतने ज़्यादा पॉइंटेड या इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे, इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते थे। ये जो टूल्स होते थे दोस्तों, ये जनरली छोटे जानवरों को मारने में काम आते थे और उनका फ्लैश फाड़ने के काम आते थे, जो कि कैरकस क्या है दोस्तों, मरे हुए जानवर की डेड बॉडी को कैरकस कहा जाता है। अब ये जो टूल्स हैं दोस्तों, इनको ये जो टूल्स हैं ये एक पैलियोलिथिक एज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा रफ थे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई बड़ा पत्थर है और ये ऐसे मारने के लिए कोई टूल है। तो ये देखो काफ़ी रफ है और काफ़ी बड़ा भी है दोस्तों। अब बात करते हैं भीमबेटका केव्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो शुरुआती लोग थे वो
बेतवा नदी के किनारे भी बसे हुए थे दोस्तों। बेतवा नदी आपके भीमबेटका केव्स के पास है और ये भोपाल से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। अगर हम इंडियन माइथोलॉजी की बात करें, अगर हम भारतीय ग्रंथों की बात करें या हमारे मिथोलॉजी की बात करें, तो उसमें जो भीम थे, जो 5 पांडवों में से एक थे, वो यहाँ पर आकर आराम करते थे, युद्ध वगैरह जब करते थे, और जब वो थक जाते थे तो इन गुफाओं में आकर वो आराम करते थे दोस्तों। यहीं से ओल्डेस्ट पेंटिंग्स का भी सबूत हमें मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को। ये देखिए, बहुत सारे लोगों ने किसी बड़े जानवर को घेर रखा है ना। एक पेंटिंग ऐसी भी है जिसमें हाथी को घेर रखा है, बहुत सारे जानवरों, इसने इंसानों ने। तो हो सकता है एलिफेंट उनका फेवरेट खाना हो, किसी को कोई टांग का दीवाना हो, कोई उसके कान का दीवाना हो। तो यहाँ पर हमें पता चलता है, और यहाँ पर लोगों ने अपने हाथ छाप कर पेंटिंग बनाई है। शिकार कैसे करते हैं, टूल्स कैसे बनाते हैं, वहाँ के लोगों की जीवन कैसे, वो पेंटिंग्स के माध्यम से हमें समझाया गया है। अगली जो एज है दोस्तों, मीजोलिथिक एज, जिसे हम मिडिल एज भी कहते हैं, ये 8000 बीसी से 4000 बीसी तक एस्टिमेटेड है। रफली इसका जो टाइमलाइन है वो ये टाइमलाइन है। मीजोलिथिक एज में दोस्तों जो स्टोन टूल्स थे, इनको बहुत ज़्यादा पॉइंटेड और शार्प बना दिया गया। यानी कि यहाँ पर अब जो वेपन्स थे वो क्या होने लगे, इंप्रूव होने लगे। इसी पीरियड में यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी होने लगा, और जो सबसे पहला जानवर टेम किया गया था, पाला गया था, वो थे आपके वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग। अब ये जानवरों को पालने की आवश्यकता क्यों आ गई? देखो, जानवरों को पाला गया था उनके दूध के लिए नहीं, उनके मांस के लिए। अब क्या होता था, एक जगह पर इन्होंने बहुत सारा जानवरों को रखा हुआ है। तो जंगल में ये लोग रहते थे, नदी किनारे लोग रहते थे, तो बड़े बड़े जानवर जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो इन गाय भैंसों को खा सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऐसा जानवर पाला जो इन बाकी जानवरों की रक्षा करे और इन्हें ना खाता हो। तो वो कौन थे, आपके वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग। ऐसे भेड़िए टाइप के कुछ होते थे। और इसी काल में आग का भी जन्म हुआ, फायर भी प्रोड्यूस हुआ। इसके पीछे एक छोटी सी रोचक सी कहानी है दोस्तों। 2 आदि मानव आपस में एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे और नीचे कुछ घास था, सूखा घास था। तो आपस में वो लड़ लिए होंगे, कुछ बात हुआ होगा। एक बंदे ने दूसरे बंदे को पत्थर फेंक के मारा, तो उस पत्थर से चिंगारी निकली, वो चिंगारी निकलकर उस घास में गिर गई, वहाँ से आग जल उठी। ये एक छोटी सी रोचक कहानी है। कई लोग अलग कहानी बताते हैं, लेकिन मुख्यतः यही कहानी जो है प्रचलित है। तो उन्होंने देखा कि 2 पत्थरों के टकराने से आग निकलती है। इसी प्रकार उन्होंने जो है आग का निर्माण कर लिया। फिर आग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, आग की वर्शिप भी होने लगी, उसके बारे में आगे देखेंगे। जितने भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन हुए हैं इस एज में, इस मीजोलिथिक साइट जहाँ पे मिली है, ये मुख्यतः आपके छोटा नागपुर एरिया में मिली है, जो कि सेंट्रल इंडिया, आपका झारखंड और ये बिहार वाला जो बॉर्डर है, और आपके जो कृष्णा रिवर है इसके साउथ में मिले हैं। नियोलिथिक एज की बात करते हैं दोस्तों, तो नियोलिथिक एज का जो टाइम है वो 4000 बीसी से तकरीबन 2500 बीसी तक है। और आपको पता ही होगा 2500 बीसी वही समय है जहां पर हम एक सभ्यता बनाएंगे जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो नियोलिथिक एज या इसे न्यू स्टोन एज भी कहते थे, ये लास्ट फेज था आपके स्टोन एज का। इसमें बहुत ही स्मॉल स्टोन टूल्स जो ऐसे खुदाई करने के लिए बनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से गड्ढे वगैरह खोदने के लिए करे जाते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पत्थरों के टूल्स ऐसे बनाए गए, एकदम चाकू की तरह तेज, एकदम ब्लेड्स की तरह तेज, जिनको बरेंज या ब्लेड्स भी कहा जाता था। यह मुख्यतः गड्ढे खोदने के लिए काम आते थे दोस्तों। अब क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे फार्मिंग हो गई थी, एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। अब एग्रीकल्चर के पीछे भी छोटी सी कहानी है। कुछ आदि मानव, आपको पता है कि ये एक जगह नहीं रुकते थे, हमेशा खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। जंगलों में जो भी फल सब कुछ भी मिल गया उनको वो खा लिया, जानवर को मार के खा लिया। तो यानी कि पैलियोलिथिक एज में भी इनका कोई परमानेंट घर नहीं था, मीजोलिथिक एज में भी इनका कोई परमानेंट घर नहीं था। इनका परमानेंट घर कब बना? इन्होंने अपना परमानेंट घर जब बनाया जब एग्रीकल्चर इन्होंने करना शुरू किया, जब इन्होंने फार्मिंग करनी शुरू करी। फार्मिंग के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। वो कहानी इस प्रकार है कि कोई एक आदि मानव था, जब वो सुबह के वक्त खाना ढूंढने निकला तो उसने देखा कि कुछ
बीज, जौ के कुछ बीज पड़े हुए हैं, और उसने जब वो कुछ टाइम बाद वापस आया तो उसने देखा वो जौ के बीज जो हैं वो अंकुरित हो गए हैं, उनमें से प्लांट उगने शुरू हो गए हैं। तो इसी प्रकार से उसने ये देखा, क्योंकि सबसे पहले गेहूं और बारले, जौ, यही उगाना शुरू किया था इन लोगों ने। तो जब फार्मिंग शुरू हो गई तो छोटे छोटे सेटलमेंट्स अपने बनाने शुरू कर दिए। मान लीजिए ये इनका खेत है, अब खेत में खेती कर ये कहीं घूमने तो चला जाएगा नहीं, अपने एक फसल को उगाने में आपको पता है टाइम लगता है, तो अपना घर यहीं पे बना लेगा, यहीं पर रह लेगा ये, और फसल उगने तक यहीं पर अपना सारा कुछ करेगा। अब आपको पता ही है फसल होने के लिए लोग नदी के आसपास रहते थे, इनकी मजबूरी थी, क्योंकि पानी जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है जीने के लिए। तो इनकी मजबूरी होती थी कि ये नदी के किनारे ही रहें। नदी से इनके खेतों को भी पानी मिल जाता था, और इनको जानवरों को भी पानी मिल जाता था, और आदि मानव को भी पानी मिल जाता था। तो धीरे धीरे स्मॉल सेटलमेंट्स यहाँ पर बनने लगी। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो यहाँ पर इस काल में हुआ वो था दोस्तों व्हील, पहिया। तो ये पहिए का इन्वेंशन के पीछे भी एक बहुत छोटी सी कहानी आपको पता ही होगा। बड़े बड़े पत्थरों को ये लोग ले जाते थे अपने टूल्स बनाने के लिए। तो कुछ पहिए मतलब कुछ पत्थर ऐसे भी थे जो थोड़े से गोल आकार के थे, तो वो पहाड़ों पर चढ़ते थे, थोड़ा सा कहीं पर पहाड़ थे तो पहाड़ियों से वो पत्थरों को ऐसे नीचे फेंकते थे, लुढ़क कर वो नीचे आ जाते थे। लेकिन एक बार इसने देखा कि कोई एक आदिमानव ने देखा कि कोई गोल पत्थर है, इसको मैंने छोड़ दिया और ये लुढ़कता हुआ जा रहा है बिना किसी रुकावट के, बड़े प्यार से नीचे पहुंच गया। तो इन्होंने व्हील की खोज करी और फिर इन्होंने पत्थरों को उसी आकार में काटना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अब मैंने बताया क्योंकि ये गड्ढा खोदने के आदी थे, गड्ढा इन्होंने खोदा तो इन्होंने देखा कि काफी मोटा एक कुछ एलिमेंट इनको पाया है। तो वो एलिमेंट क्या था दोस्तों? वो था कॉपर। अब कॉपर ही वो एक ऐसा धातु है जो सबसे पहले इंसानों ने यूज किया था। अब कॉपर चूंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसका हथौड़ा बनाएंगे, हथौड़ा बना के पत्थर तोड़ेंगे तो पत्थर नहीं ना टूटेगा, कौन टूटेगा? कॉपर टूटेगा, कॉपर मुड़ जाएगा। तो कॉपर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो जब टिन की इन्होंने टिन खोज लिया तो टिन और कॉपर को जब मिलाया इन्होंने तो ब्रॉन्ज का निर्माण इन्होंने करा। और हम जब भी कभी किसी धातु का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक सभ्यता को विकसित करते हैं। अब दो शब्द हैं दोस्तों, एक सिविलाइजेशन है और एक कल्चर है दोस्तों। सिविलाइजेशन है और एक कल्चर है। सिविलाइजेशन वो चीज़ होती है जिसे हम विकसित करते हैं, और कल्चर वो चीज़ होती है हमारी संस्कृति वो चीज़ होती है जिसे हम सीखते हैं। सिविलाइजेशन जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोगों ने विकसित किया, इंसानों ने विकसित किया था। कल्चर जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपसे बड़ा होता है तो आप उसके पैर छूते हैं, या आप सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छूते हैं, तो वो एक कल्चर है। ये हमने चीज़ सीखी है, ये हमने चीज़ सीखा है। तो ये जो सीखा हुआ चीज़ है इसी को कल्चर कहते हैं, और जो इसका हम निर्माण करते हैं, जिसका विकास करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करके आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ था, जिसके बारे में हम आने वाले समय में बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये लोग इंडस नदी के पास ही रहते थे। ठीक है दोस्तों। तो कॉपर का जब वो हुआ डिस्कवरी हुआ, तब एक और सिविलाइजेशन का विकास हुआ था जिसको हम जॉर्बे कहते हैं। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार पूछी नहीं जाती, आज तक एक ही बार पूछी गई है कि जॉर्बे सभ्यता कब विकसित हुई थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले विकसित हुई थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही, या इतना ज़्यादा इसका चल नहीं पाया, बहुत जल्दी ये सभ्यता ख़त्म हो गई थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया रही। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर जो होता है वो एंड होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।